करण ने कलाई घुमाकर एक हथियार निकाला, फिर उसे उसी पुतले की तरह वापस सामने फेंक दिया। लेकिन इस बार करण ने अपनी आंखों में डिवाइन फायर का इस्तेमाल कर लिया था। बाकी सबको करण का एक्शन समझ तो नहीं आया, मगर किसी ने भी करण को डिस्टर्ब करने की हिम्मत नहीं की। वहीं वो हथियार आगे जाते ही सफेद रोशनी से छीन बिन हो गया। पर इस बार करण ने ये देखकर हल्की मुस्कान दी। अच्छा, तो ये बात है, करण ने कहा, जिसे सुन सब करण को देखने लगे, मानो उससे ही जानने की कोशिश कर रहे हो कि आखिर करण ने ऐसा किया देख लिया, जिस वजह से उसके होठों पर मुस्कान तैर गई। क्या हुआ करण, तुम्हें कुछ समझ आया है क्या? शबाना ने सवाल किया। इस पर करण ने अपना सिर हिलाया और बोला, हाँ, दरअसल हमारे आगे एक फॉर्मेशन है, ऐसी फॉर्मेशन जिसके अंदर कदम रखते ही एक गोली ट्रिगर हो जाती है। वो जो सफेद गोली सबको नजर आई थी ना, वो असल में एक पिल है। पिल है? किसी को भी करण की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। सब जानते थे पिल बीमारियों को ठीक करने के काम आती थी, फिर वो लोगों को मारने जैसा काम कैसे कर सकती है। पर तभी शबाना को कुछ याद आया और बोली, हाँ, मुझे कुछ याद आ रहा है। कहते हैं कुछ पिल मास्टर पिल खास पिल बनाने से पहले फॉर्मेशन पिल बनाया करते थे, जो दुश्मनों को उनसे दूर रखती थी। क्या तुम उसी फॉर्मेशन पिल की बात कर रहे हो? ये सुनकर करण अपना सिर खुजलाने लगा। उसे सिर्फ एक गोली नजर आई थी और फॉर्मेशन की एक परत। इससे ज्यादा उसे न कुछ समझ आया और न वो इससे ज्यादा कुछ जानता था। करण को चुप देख शबाना का मुंह फिर से बन गया। बीमारी समझ लेता है, लेकिन बीमारी के बारे में पूछो तो भोली सी सूरत बना लेता है, शबाना ने खुद से कहा। फिर खुद ही सबको समझाते हुए बोली, फॉर्मेशन पिल पुराने समय पर पिल मास्टरों का खास हथियार हुआ करता था, पर इसके लिए पिल मास्टर को पहले फॉर्मेशन बनाने आनी चाहिए, तभी कोई पिल मास्टर ऐसा कर सकता है। यहाँ तक कि ऐसा कुछ तो इस समय के पिल मास्टर करने का सोच भी नहीं सकते। अच्छा, सब ये जानकर बेहद हैरान नजर आने लगे थे। शबाना आगे बोली, मैंने सिर्फ इसके बारे में पढ़ा है। ऐसी फॉर्मेशन बनाने के लिए पहले एक अच्छे से इलाके को ढूंढना पड़ता है, जहाँ पर ऊर्जा का भाव ज्यादा हो, आसपास का वातावरण भी ठीक हो। फिर उस जगह पर कुछ पिल को एक फॉर्मेशन में सेट करके इसे तैयार किया जाता है। इसका मतलब अगर हमें आगे बढ़ना है तो बस हमें उन गोलियों को ढूंढना होगा, सुमित्रा ने सवाल किया। फिर खुद ही सिर झटकते हुए आगे बोली, ये काम भी हमें फॉर्मेशन के अंदर जाकर करना होगा, जो हमारे पास नामुमकिन सा है। इस पर शबाना भी कुछ कह न सकी। कहती भी क्या, सुमित्रा का कहना बिल्कुल सही था। फॉर्मेशन के अंदर जाते ही वो गोली ट्रिगर हो जाती है, जिसके बाद सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा और वो सब झटके में मारे जाएंगे। सबको परेशान होता देख करण ने शबाना से सवाल करते हुए कहा, क्या इसे पार करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है? रास्ता तो है, लेकिन नामुमकिन है, शबाना ने कहा। पर करण ने उसकी यही बात पकड़ ली और बोला, तुम पहले बताओ तो सही, मुमकिन है या नहीं ये बाद में देखा जाएगा। करण को जिद करता देख पहले तो शबाना हिचकिचाई, फिर बोली, पहला रास्ता है उन गोलियों को ढूंढकर बाहर निकालना, और ऐसा वो ही कर सकता है जो फॉर्मेशन बनाने में माहिर हो। ये सुनकर करण और बाकी सब अपना सिर हिलाने लगे। उनमें से किसी को भी फॉर्मेशन का इतना ज्ञान नहीं था जो उन गोलियों को ढूंढ निकाल सके। शबाना ने आगे कहा, दूसरा रास्ता है इसे ताकत से तोड़ने का, पर ताकत भी ऐसी वैसी नहीं, किसी महासम्राट की ताकत लगेगी, और हम मिलकर भी महासम्राट जितनी ताकत जुटा नहीं सकते। महासम्राट की ताकत से ये टूट जाएगी। करण की आंखों में चमक आ गई, पर शबाना ने कहा, हाँ टूट जाएगी, लेकिन इतनी ताकत लाएगा कौन? तुम ताकतवर हो, हम सब में भी तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन एक महासम्राट जितने नहीं, इसीलिए इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। सबको शबाना की बात सही लगी। सब करण को ताकतवर मानते थे, पर महासम्राट जितना ताकतवर नहीं। अगर करण इतना ही ताकतवर होता तो अरेना फेस्टिवल मुकाबले के फाइनल में उसकी मदद के लिए नालंदा विश्वविद्यालय के श्रेष्ठ नहीं आते। करण के बारे में बेशक कोई कुछ भी सोचे, लेकिन करण का मानना कुछ और ही था। उसने कहा, तुम एक बार और कंफर्म कर सकती हो, क्या वाकई में महासम्राट की ताकत से ये फॉर्मेशन टूट जाएगी? करण को फिर से उसी बात को दोहराते देख शबाना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने सख्ती से कहा, हाँ टूट सकती है, पर तुम इसे नहीं तोड़ सकते, हम मिलकर दूसरा। शबाना अपनी बात खत्म करती, इससे पहले ही करण ने कलाई घुमाए और 50 विषदूत बाहर निकल आए, जिन्हें देख शबाना बोलते बोलते ही लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। बाकी सबकी आंखें भी फटी की फटी रह गई। सब उन विषदूतों को ऐसे देख रहे थे
मानो अपनी मौत को देख रहे हो। ये तो वही विष दूत है ना, जो हमारा रास्ता रोकने आए थे, शुभंकर ने घबराते हुए कहा। जिसे सुन पास में खड़ा कोल्ड हनी बेजब बीस्ट हंसते हुए बोला, इतना डरने की जरूरत नहीं है तुम सबको। इन सब विष दूतों को हमारे सर जी ने अपनी कमांड में ले लिया है। सिर्फ इन्हें ही नहीं 50 और विष दूत हैं जो स्टोरेज रिंग में है। और इस बार तो सबको चक्कर ही आ गए। सब करण को अब इंसान नहीं धरती फाड़ के बाहर आया कोई शैतान समझ रहे थे, मगर इस हैरानी के बीच उनके चेहरे पर कीच और गुस्सा भी नजर आ रहा था, क्योंकि इसी लड़के ने कहा था कि ये विष दूत बर्थडे पार्टी का इनविटेशन देने आए थे। तो क्या ये सब अब करण की स्टोरेज रिंग में बर्थडे बना रहे हैं? सच में अगर वो लोग करण से ज्यादा ताकतवर होते तो थप्पड़ मार मार कर उसकी जान ही ले लेते। इधर उन सबको दहशत में आते देख करण ने हाथ हिलाते हुए कहा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बीस्ट तो बस बकवास करता रहता है। करण जमीन से जुड़ा व्यक्ति था, उसे खुद पर स्पॉटलाइट बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन शायद स्पॉटलाइट को वो अच्छा लगता था, तभी तो बार बार वो सबकी नजरों के केंद्र बन जाता था। लेकिन करण का जवाब सुनकर तो सब करण को मन ही मन में गालियां ही देने लगे। सो विष दूतों को गुलाम बना किया और कहता है बड़ी बात नहीं है। अब किया इस पूरे तिलिस्मी मैदान को अपने कब्जे में करने का इरादा है, तब वो तेरे लिए बड़ी बात होगी। सबकी गालियों से बेखबर करण ने रेड हेलमेट से कहा, इस फॉर्मेशन को तोड़ दो। जी मास्टर, रेड हेलमेट ने कहा, फिर हाथ उठाकर अजीब सा इशारा करने लगा, जिसे करण और बाकी तो समझ नहीं पाए, पर बाकी विष दूत समझ गए और एक फॉर्मेशन में खड़े हो गए। उसी दौरान उनके कदमों के नीचे एक शक्ति है बनने लगा, जिसके बनते ही बाकी विष अपने एक घुटने पर आ गए। ऐसा होता ही उनकी शक्तियां शक्ति चक्र से होते हुए रेड हेलमेट में समाने लगी। कुछ पल बाद रेड हेलमेट का पूरा शरीर ही लाल हो गया, यहाँ तक कि उसकी आंखों की रोशनी भी लाल रंग में बदल गई और उसकी ताकत महासम्राट तक पहुंच गई, जिसे देख करण ने खुद से कहा, शायद इसी तरीके का इस्तेमाल करके इसने सेनापति को लगभग मार दिया था। करण के दिमाग में ये सवाल पहले भी आया था, उसे लगता नहीं था रेड हेलमेट, जो कि बस 9वें चरण का सम्राट है, वो एक महासम्राट को मार सकता है। पर शायद वो गलत था, क्योंकि जब आधे विष दूतों को मिलाकर इसकी ताकत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, तब क्या होगा जब सारे विष दूत अपनी ताकत इसे दे देंगे। करण अपने इन्हीं ख्यालों में था। उसी समय रेड हेलमेट ने अपने हाथ में ढेर सारी शक्तियों को इकट्ठा किया, जिसे देख करण सुर बाकी सब हड़बड़ाकर सैकड़ों मीटर दूर हो गए। तभी रेड हेलमेट ने अपना पंच सीधे उस फॉर्मेशन पर दे मारा। बूम! इतना तेज धमाका हुआ कि कुछ लोगों के कान से लगभग खून निकल गया। उस जगह की धरती फट के छोटी सी खाई में बदल गई। एक कांच के टूटने की आवाज के साथ फॉर्मेशन पटाखे की भांति फूट गई। चारों तरफ शक्तियों की लहरें ऐसे बिखरी जिसने आसपास के पेड़ पौधों को बुरी तरह से उखाड़ फेंका। और जब शक्तियों की लहरें थमी, यह सबने सामने का नजारा देखा। जो कुछ देर पहले हरा भरा जंगल था, अब उजड़ा बगीचा लग रहा था। इसने कुछ ज्यादा ताकत नहीं लगा दी। करण बड़बड़ाया और सब उसे घूर घूर करके देखने लगे, मानो उसे ही इस सब चीज का जिम्मेदार मान रहे हो। उसी समय रेड हेलमेट और विष दूत उसके पास आ गए और रेड हेलमेट ने आवाज में गुमान के साथ कहा, कैसा लगा आपको हमारा काम मास्टर? लेकिन ये सुनकर तो करण के लबों पर गालियां ही आ गई। फिर भी उसने दांत पीसते हुए उन सबको स्टोरेज रिंग में फेंका। फिर बाकियों से बोला, शायद अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, और कोई रास्ता है? पुष्पेश ने कहा, जिसे सुन करण खींच गया, लेकिन कुछ न बोलते हुए वो आगे बढ़ गया। बाकियों ने भी एक आह भरी। फिर वो सब भी उसके पीछे पीछे चल पड़े, लेकिन वो कुछ कदम आगे बढ़े ही थे। उसी समय करण अचानक से एक जगह पर रुक गया। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो इधर उठा नजर फिराने लगा। फिर एक दिशा में देखकर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। तभी सबकी नजरों के सामने कई सारी सफेद पिल करण के पास आती हुई नजर आए। ये तो पिल फॉर्मेशन है ना? शनाया ने कहा। इस पर शबाना ने अपना सिर हिला दिया। वहीं करण ने उन सब पिलों को अपनी स्टोरेज रिंग में डाला और सबके साथ आगे बढ़ गया। हालांकि उसे उन पिलों का इस्तेमाल करने नहीं आता था, लेकिन इतनी कीमती चीज वो छोड़ भी तो नहीं सकता था ना। रास्ते में ही चलते चलते शनाया ने करण से कहा, करण तुमने उन सब विष दूतों को कैसे अपनी कमांड लाया? लेकिन इस पर करण ने हाथ हिलाते हुए ऐसे ही कुछ भी कह दिया। उन लोगों मेरी शक्ल अपनी जैसी लगी, उन्हें लगा मैं उनका बिछड़ा भाई हूँ, इसीलिए वो सब मेरी कमांड में आ गए। भाड़ में जाओ। शनाया चिढ़ गई।
वो ही नहीं, बाकी सब भी करण को खींच के साथ देख रहे थे। देखते कैसे नहीं, एक पुतले और इंसान के चेहरे में उन्हें अंतर साफ दिखता था। हाँ, अगर वो लोग अंधे होते तो ये बहाना काम आ जाता, लेकिन खुलेआम इतना बकवास सा बहाना उनका खून जलाने के लिए काफी था। खैर, वो लोग इसी तरह से आगे बढ़ते रहे, पर इस बार उन्हें कोई नया टेस्ट नहीं मिला, जो उनके लिए हैरान का कारण बना। सब एक दूसरे को कंफ्यूज में देखते जा रहे थे। सुमित्रा ने अजीब तरीके से कहा, ये सब क्या हो रहा है? अगला टेस्ट तो गोलियों की बारिश होना चाहिए था, फिर बेलों का जंजाल, तो अब तक हमें दूसरा टेस्ट क्यों नहीं मिला? उसकी बात सुनकर शनाया ने कहा, कहीं हम लोग अभी टेस्ट से दूर तो नहीं है? नहीं, हम तो दूसरे टेस्ट के रास्ते को भी पार कर चुके हैं शायद, सुमित्रा ने कहा, जिसे सुन सब परेशान नजर आने लगे। तभी शुभंकर ने कुछ सोचकर कहा, कहीं इस बार का टेस्ट बदल तो नहीं गया? कहीं हम किसी माया में तो नहीं है? ये बात सुनते ही करण ने झट से डिवाइन फायर का इस्तेमाल करके आसपास का नजारा देखा, लेकिन फिर सिर हिलाते हुए बोला, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम आम रास्ते पर ही हैं। करण को भी थोड़ा अजीब लग रहा था। अब तक तो उसे नए टेस्ट का सामना कर जाना चाहिए था, मगर टेस्ट न आने की वजह से उसे थोड़ी घबराहट होने लगी थी। मगर कुछ देर बाद ये घबराहट भी खत्म हो गई, क्योंकि वो सब बॉर्डर के गेट के सामने खड़े थे और उनके सामने एक पुतला खड़ा था, जो करण को टुकुर टुकुर देख रहा था। ये पुतला बिल्कुल चार बाती दल के पुतलों जैसा ही था, बस इसकी क्वालिटी सेनापति के पुतले जितनी थी। तुम पागल सांड कहीं के, पुतला चिल्लाया, जिसे सुन करण अपना सिर झुका पर इधर करण देखने लगा। अब तो उसे भी लगने था वो वाकई में एक पागल सांड ही है, क्योंकि इधर भी आकर उसने इस शहर का पहला टेस्ट बर्बाद होकर दिया था। फिर भी उसने हाथ जोड़कर कहा, मेरा नाम करण है, क्या हम अंदर जा सकते हैं? क्यों, अंदर जाकर भी सब बर्बाद करने का इरादा है तुम्हारा? पुतला दहाड़ा। मगर करण ने इस पर कुछ नहीं कहा, लेकिन माहौल को बिगड़ता देख शनाया ने बीच में आकर कहा, गार्डियन जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती थी। मुझे ये जानना था कि एक टेस्ट पास होने के बाद दूसरा टेस्ट क्यों नहीं आया? तुम्हें इसका जवाब नहीं मालूम? पुतले ने सख्ती से कहा। पर ये सुनकर शनाया और बाकी सब और ज्यादा कंफ्यूज हो गए और सब एक दूसरे के चेहरे तकने लगे, मानो एक दूसरे से इसका जवाब मांग रहे हो। पर सबके चेहरे पर भ्रमित भाव थे। उन्हें तो पुतले के कहने का अर्थ ही समझ नहीं आया था। हार कर शनाया ने पुतले से ही कहा, हमें वाकई में इस बारे में कुछ नहीं मालूम, प्लीज आप हमें इस बारे में खुद ही बता दीजिए। ये सुनकर पुतले ने उंगली का इशारा करके कहा, ये है वो जवाब। और ये देखकर सब लगभग गिर ही पड़े, क्योंकि पुतले का इशारा किसी और पर नहीं, हम सबके चहते करण पर था, जो इस समय बड़ी बड़ी आंखों से पुतले को देख रहा था। अब मैंने किया क्या? तुम्हें मैंने कुछ करने ही किया दिया, पुतला दहाड़ा। फिर गुस्सा करते हुए आगे बोला, तुम जिस जिस शहर में गए उस जगह सिर्फ आतंक फैला है, जमीन बंजर बन गई, टेस्ट तबाह हो गए, गार्डियन शोक में चले गए, हरा भरा इलाका खाली मैदान बन गया। इसीलिए मैंने सारे टेस्ट बंद कर दिए, ताकि तुम्हारे मनहूस कदम उन पर पड़े, कदम छोड़ो, तुम्हारी हैवानियत भरी नजरें भी उन पर ना पड़े। है, करण का तो रोना ही निकल आया। वो बेचारा कितना सीधा और अच्छा बच्चा था, और ये पुतला उसे तबाही का दूसरा रूप ठान कर बैठा था। वाकई में आजकल लोगों की नजरों में ही खोट है, वरना वो भला किस एंगल से इतना भयानक लगता था। करण ये सब सोच रहा था, और उसे लग रहा था उसके साथी भी ऐसा ही सोच रहे होंगे। मगर जब उसने मुड़कर देखा, तब तो मानो उसके दिल पर सांप ही लौटने लगे। उसके साथी इधर उधर मुंडी घुमाकर उससे नजरें चुरा रहे थे, जिससे साफ समझा जा सकता था वो सब भी पुतले की बात से सहमत है। दगाबाज लोग। करण का मुंह फूल गया। 669 शतरंज का खेल। कुछ देर तक तो उस जगह ऐसा ही नाटक चलता रहा। फिर हार कर करण ने पुतले से कहा, अब तुम्हारा दिल भर गया हो तो अपना टेस्ट बताओगे, या फिर हम अंदर जाए? करण का सवाल सुनकर पुतला कुछ देर एक गहरी सोच में पड़ गया। लड़ाई करके इससे कोई मतलब नहीं है, वरना ये जरूर उन विष दूतों को निकाल लेगा, और मेरे पास बाकी कोई खास टेस्ट है नहीं। ऊपर से दूसरा गार्डियन डर के मारे आ नहीं आ रहा। पुतला सच में कश्मकश में था। आज वो खुद को बेबस महसूस कर रहा था, और ये सब उस कमीने लड़के की वजह था। पुतले ने करण को देखा, फिर हाथ हिलाते हुए बोला, तुम पहले ही 4 शहरों के टेस्ट पास कर चुके हो, इसलिए मैं तुम्हें अंदर जाने की अनुमति देता हूँ। ठीक है, चलो दोस्तों, करण ने कहा। फिर सब अपना मुंह उठाए आगे बढ़ गए।
पुतले ने भी कुछ नहीं कहा, या फिर वो कुछ कहना चाहता था लेकिन कहने की कोशिश नहीं कर रहा था। जो भी था उसकी चुप्पी के कारण सब बॉर्डर में सफलतापूर्वक पहुंच गए। जहां आते ही उन्हें खास जड़ी बूटियां ऐसे ही रास्ते में उगी हुई दिखाई देने लगी, जिन्हें सबने ईमानदारी से लूटा और बराबरी से आपस में बांट लिया। हालांकि वो आपस में लड़ना चाहते थे लेकिन करण की मौजूदगी उन्हें ऐसा कुछ करने नहीं दे रही थी। उन्हें डर था कि अगर करण को गुस्सा आ गया तब किसी कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा जान हाथ से जाएगी। खैर, इसी तरह से वो सब बड़ी जल्दी ही मंदिर और महल के पास पहुंच गए। जहां आकर सुमित्रा ने कहा, मंदिर में जिसको चलना है वो चल सकता है। सुमित्रा की बात सुनकर सबने अपना सिर हिला दिया। इस बार हर कोई मंदिर में जाने के लिए तैयार थे, जिसे देख सुमित्रा ने अपने कंधे उचका दिए। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, अगर किस्मत में होगा तो शायद उन्हें कुछ मिल जाए, वरना खाली हाथ तो सबको आना ही था। ऐसा सोच उसने अपना रॉयल टोकन निकाला, फिर उसे मंदिर के गेट से जोड़ दिया और अगले ही पल एक तेज प्रकाश ने सबको घेर लिया, जिसके बाद अचानक से करण के सामने का दृश्य बदला और उसे अपने सामने एक बड़ा सा हॉल नजर आने लगा, जो एक गोल आकर था। चारों तरफ खूबसूरत पेंटिंग लटकी हुई थी और सामने एक अजीब सा हरे रंग का पत्थर रखा हुआ था। करण उस पत्थर को देख ही रहा था, तभी पत्थर अचानक से जगमगाने लगा। फिर एक आत्मा का टुकड़ा सबको नजर आया। वो एक अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसने सफेद रंग लबादा और रखा था। सुमित्रा और बाकियों ने उसके सामने अपने हाथ जोड़ लिए। सिर्फ करण के वो बड़ी गौर से उस आत्मा के टुकड़े को देख रहा था। तभी आत्मा का टुकड़ा बोला, सिर्फ 3 टेस्ट है मेरे, लो लेवल का टेस्ट, मिडिल लेवल का टेस्ट और हाई लेवल का टेस्ट। बोलो तुम सब किस टेस्ट को देना चाहते हो। ध्यान में एक बात रखना, मिडिल लेवल और हाई लेवल के टेस्ट में जान जाने की संभावना 99% है। आदमी की आवाज में ना घमंड था और ना सामने वालों के लिए नरमी। उसके लिए हर कोई एक समान ही नजर आ रहा था। शायद उसे अभी तक करण की करतूतों के बारे में किसी ने बताया नहीं था। इधर टेस्ट जानकर सुमित्रा सोच में पड़ गई। फिर हाथ जोड़कर बोली, मैं पहले लो लेवल का टेस्ट देना चाहती हूँ। ठीक है, और बाकी सब, आत्मा के टुकड़े ने कहा, जिसे सुन बाकी सब भी लो लेवल टेस्ट के लिए हामी भरने लगे। जिसे देख आत्मा के टुकड़े ने अपना हाथ लहराया और एक गलियारा सा उस जगह दिखाई दिया। इस रास्ते में आगे तुम्हारा टेस्ट मिल जाएगा, आत्मा के टुकड़े ने कहा। जिसे सुन सबने अपना सिर हिलाया और वो सब उस गलियारे की दिशा में बढ़ने लगे। लेकिन तभी शनाया ने करण से कहा, क्या हुआ करण, चलो हमें अपना टेस्ट देना है। उसकी आवाज सुनकर बाकी सब भी वहीं रुककर करण को देखने लगे, जो इस समय कंफ्यूज था और बार बार आत्मा के टुकड़े को ही देखा जा रहा था। तभी आत्मा के टुकड़े ने कहा, क्या हुआ लड़के, क्या तुम इस जगह टेस्ट देने नहीं आए हो, और अगर ऐसा है तो क्या इस जगह मुंह दिखाई करने आए हो। आत्मा के टुकड़े को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे, जो बस जिज्ञासा पूर्वक कहीं भी घुसे चले आते थे। ऐसे लोग ना अपनी परवाह करते थे और ना अपने साथियों की। ऐसे लोगों की वजह से हालात बद से बदतर हो जाते हैं। लेकिन करण ने उसका सवाल सुनकर पहले अपना सिर हिलाया, फिर बेफिक्र अंदाज में बोला, मैं टेस्ट तो देना चाहता हूँ, पर इससे पहले तुम ये बताओ, आखिर टेस्ट के इनाम क्या है। मैं बेवजह अपनी मेहनत झोंक नहीं सकता कहीं भी। बदतमीज, घमंडी। आत्मा का टुकड़ा सच में गुस्सा हो गया, जिस वजह से उसकी ताकत आसपास दबाव बनाने लगी। वो बेशक एक आत्मा का टुकड़ा था, मगर उसकी ताकत चक्रवर्ती सम्राट जितनी थी। पर करण घबराया नहीं। उसने कहा, बिना इनाम जाने मैं बेवजह मेहनत करना पसंद नहीं करता। जब तक तुम इनाम के बारे में पहले नहीं बताते मैं टेस्ट नहीं दे सकता। करण को सिर्फ इस जगह से सफेद फूलों वाली औषधि चाहिए थी। अगर टेस्ट पास करने के बाद उसे वही नहीं मिली तो उसके टेस्ट पास करने का क्या फायदा। इसीलिए वो पहले इनाम के बारे में जान लेना चाहता था। लेकिन उसकी हरकतें आत्मा के टुकड़े को घमंडी लगी। उसके हिसाब से सामने वाला बदतमीज और जरूरत से ज्यादा घमंडी था। फिर भी उसने कहा, मैं किसी के साथ गलत नहीं करता। अगर टेस्ट पास कर लिया तो मैं अच्छा इनाम ही दूंगा। मुझे तुम्हारी मर्जी वाले इनाम नहीं चाहिए। करण ने हाथ हिला दिया। ये देख करण के साथी लगभग गिर ही पड़े। महाबली स्तर को कुछ नहीं समझता मानते हैं, सम्राट स्तर को कुछ नहीं समझता मानते हैं, यहाँ तक कि महासम्राट को भी तू कुछ नहीं समझता इस पर भी यकीन कर किया। लेकिन अब चक्रवर्ती सम्राट स्तर वाले शख्स से भी पंगा ले रहा है। भाई तुझे मरना है तो मरना, लेकिन हमें क्यों लेकर मरना चाहता है। सबके मन में यही सवाल था। मगर इस बार आत्मा का टुकड़ा नाराज नहीं हुआ।
और मन ही मन में बोला, इतने सालों में पहली बार कोई है जो मुझसे इस लहजे में बात करने की हिम्मत कर रहा है। या तो ये लड़का जरूरत से ज्यादा हिम्मती है या फिर मीरा बेवकूफ। आत्मा का टुकड़ा ये सब सोच ही रहा था। उसी समय करण ने बात को ज्यादा नहीं घुमाते हुए सीधे लफ्जों में कहा, मुझे इस जगह से सफेद फूलों वाली औषधि चाहिए। इसके लिए मुझे कौन सा टेस्ट देना होगा? आत्मा के टुकड़े ने जब ये सुना तब वो पहले थोड़ा सा हैरान हुआ, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, एक बार फिर सोच लो, ये जड़ी बूटी लो लेवल टेस्ट की नहीं है, हाई लेवल टेस्ट की है। हाई लेवल टेस्ट। शनाया और बाकियों के चेहरे पीले पड़ गए। जब लो लेवल का टेस्ट ही उनसे पास नहीं हो रहा था तो हाई लेवल का टेस्ट कैसे पार होगा? ऊपर से उसमें जान जाने की गारंटी ज्यादा थी। शनाया ने हड़बड़ा कर कहा, नहीं करण, ये टेस्ट बहुत ज्यादा कठिन है, मैं तुम्हें ये टेस्ट देने नहीं दे सकती। शबाना ने भी कहा, इस टेस्ट में तुम्हारी जान सकती है, हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। यहाँ से निकलने के बाद हम मेनलैंड चलेंगे, इस जगह जरूर ये औषधि मिल जाएगी। तुम अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकते। सब करण को इस टेस्ट को देने से मना करने लगे, लेकिन करण ने उन सब की बातों को नजरअंदाज किया और बोला, मुझे यही टेस्ट देना है, बस पहले तुम ये साबित करो कि तुम्हारे पास सफेद फूलों वाली औषधि है। फिर मन में बोला, इस जड़ी बूटी के लिए इतनी बार जान खतरे में डाली है, अब एक और बार सही। करण को अब कुछ करके अपनी बहनों का इलाज करके उन्हें जिंदा करना था। 1 साल होने को आया था, पर अब तक वो सिर्फ नीले कमल के तालाब की बूंदों और एक हाई ग्रेड का दिल ही हासिल कर पाया था, जो वाकई में उसके लिए शर्म की बात थी। अब वो और ज्यादा समय बर्बाद करके अपनी बहनों से दूर नहीं रहना चाहता था। करण का फैसला सुनकर उसके साथी घबरा गए और आत्मा का टुकड़ा मुस्कुराने लगा। फिर अचानक से हवा में एक आकृति बनने लगी, जो दिखने में किसी शतरंज के बोर्ड जैसी लग रही थी। जैसे जैसे वो बन रही थी वैसे वैसे उस जगह घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज सुनाई देने लगी, हाथियों के दौड़ने की गर्जन होने लगी, सिपाहियों की परेड होने वाली आवाजें सुनाई देने लगी। सिर्फ 10 सेकंड में एक विशालकाय शतरंज हवा में बनकर तैयार हो गया था। उसी समय करण के नीचे की जमीन कांप उठे और उस जगह से निकला पत्थरों से बना एक सिंहासन, जिसके आजू बाजू में 2 घोड़े बने हुए थे और पीछे शतरंज के राजा की आकृति। बैठ जाओ, आत्मा के टुकड़े ने कहा। करण ने सिर हिलाया और बिना कोई सवाल किए वो उस पर बैठ गया, जिसके बाद सिंहासन की ऊंचाई बढ़ने लगी और तब तक नहीं रुकी जब तक सिंहासन शतरंज की ऊंचाई तक नहीं पहुंच गया। वहीं आत्मा का टुकड़ा भी एक सिंहासन के साथ दूसरी साइड पहुंच गया था और शतरंज को देखते हुए कह रहा था, मैं अपने समय पर शतरंज का बड़ा शौकीन था। उस समय भी बहुत कम लोग हुए करते थे जो मुझे शतरंज में हरा सकते हो। फिर करण को देखकर आगे बोला, अगर तुम मुझे शतरंज में हरा दो तब मैं तुम्हें सफेद फूलों वाली औषधि दे दूंगा, पर इससे पहले तुम्हें इसके नियम जान लो, वरना बड़ी आसानी से मारे जाओगे। क्या है नियम? करण ने पूछा। इस पर आत्मा के टुकड़े ने कहा, अगर तुम पहले एक सिपाही को अपने घोड़े से मारते हो, उस वक्त तुम्हारा घोड़ा सिर्फ मेरे सिपाही को नहीं बल्कि मुझ पर भी हमला करेगा, वो भी उतनी ही ताकत से। जीतना मेरा स्तर है और यही सेम चीज तुम्हारे साथ भी होगी। जो ज्यादा गोटियों को मारेगा वो उतना ही जीत के करीब पहुंचता रहेगा, बस इस दौरान बस कोई मर न जाए। करण समझ रहा था सामने वाला किस तरह का खेल खेलने की कोशिश कर रहा है। ऐसा खेल पहले करूर राजा महाराजा खेला करते थे, बस उसमें जान उनकी नहीं, हाथी घोड़े बने इंसानों की जाती थी। करण साथी तो ये टेस्ट सुनकर लगभग कांप ही उठे। सुमित्रा ने घबराते हुए कहा, करण को इसके लिए हाँ नहीं करनी चाहिए थी। मैंने सुना है हमारे पूर्वज उस समय शतरंज के दिग्गज थे, जिन्हें हराने के लिए दूर दूर से लोग आया करते थे, लेकिन आज तक कोई भी उनसे जीत नहीं पाया। करण ने उल्टा हुआ तीर ले लिया है। ये सुनकर बाकी सब और ज्यादा घबरा गए। उन्हें करण की ताकत पर विश्वास था, उसके दिमाग पर भी विश्वास था, लेकिन शतरंज जैसे जटिल खेल में उसके जीत पाना एड्स वो सोच भी नहीं सकते थे। एक बार के साथ कोई और होता तो जीत की उम्मीद भी की जा सकती थी, लेकिन करण के सामने पुरातन काल का दिग्गज बैठा था, जो शायद अपनी जिंदगी में कभी इस खेल में नहीं हारा था। करण एक बार फिर सोच लो ना, प्लीज इसके लिए मना कर दो। शनाया की आंखें नम हो गई, उसका दिल बुरी तरह से कांप रहा था। सबकी आंखों में करण के साथ फिक्र थी। खुद करण भी गंभीर नजर आ रहा था। हालांकि उसने अपने जीवन में कई बार शतरंज खेला था, लेकिन वो कभी इतने बड़े खिलाड़ी के सामने आया भी नहीं था। घबराहट तो उसे हो रही थी, लेकिन उसने ये अपने चेहरे पर नहीं आने दिया और खुद से बोला, अपनी बहनों के लिए मैं शतरंज तो किया, किसी भी खेल को जीतने के लिए तैयार हूँ।
फिर आत्मा के टुकड़े से नजर मिलाकर बोला, मुझे ये नियम मंजूर है। ठीक है, आत्मा के टुकड़े ने कहा। उसकी साइड में सफेद मोहरें थी, जिनका साइज करण से भी ज्यादा बड़ा था। चौथी लाइन का प्यादा, 2 कदम आगे बढ़ो। आत्मा के टुकड़े ने इतना कहा ही था, उसी वक्त प्यादा चलते हुए 2 कदम आगे आ गया, जिसे देख करण ने भी अपना एक प्यादा आगे बढ़ाया, जो सामने वाले प्यादे के सामने ही जाकर खड़ा हो गया। ओपनिंग अच्छी है तुम्हारी, आत्मा के टुकड़े ने कहा। फिर उसने अपने दूसरे प्यादे को भी आगे बढ़ा दिया और इसी तरह से खेल आगे बढ़ता रहा। करण डिफेंस में खेल रहा था और आत्मा का टुकड़ा अटैकिंग फॉर्म में। उसी समय करण का प्यादा अकेला पड़ गया, जिस मौके का फायदा उठाकर आत्मा के टुकड़े ने उसे अपने प्यादे से मार गिराया। ऐसा होते ही अचानक से करण को किसी अदृश्य दबाव ने जकड़ लिया। उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके उससे छूटने की कोशिश की, लेकिन इसमें वो पूरी तरह से असफल रहा। उसी समय करण के सामने एक आकृति दिखाई दी, जो दिखने में बिल्कुल शतरंज के प्यादे जैसे ही थी। उसके एक हाथ में तलवार थी, जिसे उसने हवा में उठाया और करण पर उससे वार कर दिया। वार इतना ज्यादा ताकतवर था कि करण की खाल फट गई और उसमें से खून बुरी तरह से बहने लगा। अपना काम करके आकृति गायब हो गई, जिसके बाद करण पर पड़ रहा दबाव भी गायब हो गया। मगर उस बात की वजह से करण लगभग बेहोश ही हो गया। पर जल्दी उसने कुछ रिकवरी पिल निकाली, ताकि उसे खाकर अपनी हालत को ठीक किया जाए। लेकिन वो ऐसा करता इससे पहले ही आत्मा के टुकड़े ने कहा, ये नियम के खिलाफ है दोस्त। अगर तुम इसी तरह से पिल खाकर खुद को ठीक करते रहे, तब खेल का मतलब की क्या रह जाएगा। मैं तो तुम्हें हारा हुआ मानूंगा। तुम्हारी तो। करण को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो जानता था सामने वाला कह तो सही रहा है। इसीलिए उसने रिकवरी पिल ना खाने का फैसला किया और ध्यान से अपनी अगली चाल को सोचने लगा। लेकिन जैसे ही उसने अपनी चाल चली, आत्मा का काम मुस्कुराने लगा। किसी को मारने से पहले खुद की सुरक्षा का ध्यान देना जरूरी होता है बच्चे। इतना कहकर उसने अपने घोड़े से करण के हाथी को मार डाला। ये देख शनाया लगभग रो ही पड़ी। शबाना का भी गला भर आया था। उन्होंने खुद उस प्यादे का हमला देखा था और इस बार ये शायद घोड़ा हमला करने वाला था। जैसा उन्होंने सोचा ऐसा हुआ भी। करण को फिर से एक अदृश्य दबाव ने जकड़ लिया और एक घोड़े पर बैठे सिपाही की आकृति करण के सामने नजर आई। उस सिपाही के हाथ में एक लंबा भाला था, जिसे उसने हवा में उठाकर करण के एक हाथ में घुसा दिया, जिसके बाद करण की दर्द भरी आवाज सबको सुनाई दी। उसी वक्त सिपाही ने खींचकर अपना भाला बाहर निकाला और उस जगह से गायब हो गया। मगर देखने वाले आंखें में आंसू लिए ये देखते ही रह गए। आज पहली बार वो करण को इतना जख्मी देख रहे थे। सर जी आप सकते हैं, कोल्ड हनी बेजे चिल्लाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जरूर ज्वाइन करें ताकि आप हमारे अपडेट सबसे पहले पा सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी यात्रा में हिस्सा बनें।